रहे थे पादपों में पोषक तत्वों के कार्य। तो पोषक तत्वों के कार्यों के अंदर कुछ पोषक तत्व और हैं जिनके कार्य मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। देखिए इनमें कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन के बारे में। तो आयरन जो है, वैसे तो जंतु हो चाहे पादप हो, दोनों के ही शरीरों में, दोनों की संरचनाओं के अंदर आयरन जो है एक बहुत ही मुख्य यौगिक होता है। तो पादप के अंदर आयरन के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, इनकी हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहला जो इसका फंक्शन है वो है क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक। ठीक है, अब क्लोरोफिल की अगर संरचना को आप देखोगे तो उसमें सिर्फ सेंटर के अंदर आपको मैग्नीशियम दिखेगा। पूरी स्ट्रक्चर को, पूरे अणु को अगर आप देखोगे, बहुत बड़ा अणु होता है क्लोरोफिल का, जिसका बहुत सारे उसके अंदर तत्व जो है वो जुड़े होते हैं। और केंद्र में अगर आप देखोगे तो उसमें मैग्नीशियम जुड़ा होता है। तो मुख्य अगर धातु की बात करें तो उसके अंदर संरचनात्मक रूप से मैग्नीशियम उसके अंदर है, लेकिन उसके निर्माण में, उसके बनने में आयरन जो है वो सहायक होता है। ठीक है, संरचना के अंदर आपको कहीं पे भी आयरन नहीं मिलेगा, लेकिन आप जब उसकी निर्माण होता है क्लोरोफिल का या इसका पर्णहरित का, तो फिर उस निर्माण में भी सहायक होता है। नाइट्रोजन के पोषण और प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक है। अब प्रोटीन संश्लेषण मुख्यतः अगर आप देखोगे तो दलहन फसलें जो हैं, जिनके अंदर दालें हैं और दाने जिसके अंदर आते हैं, उनमें प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। जैसे गेहूं की बात करें तो गेहूं में कार्बोहाइड्रेट, गेहूं के जो दाने हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो दालें हैं, ठीक है, अरहर हुआ, मूंग हुआ, इसके अलावा मटर हुआ, तो जिसमें दालें जिसके अंदर आ जाती हैं, इन चना हुआ, इन सब में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो प्रोटीन के संश्लेषण में कौन ज़्यादा जो लाभदायी है वो आयरन होता है। ठीक है, आयरन की भूमि में मात्रा कैसे पहचान सकते हैं? तो अगर भौतिक रूप से अगर अपन देखना चाहें तो जहां पर लाल मिट्टी ज्यादा होती है, मृदा जो है जो लाल रंग की हो, उसमें आयरन जो है वो प्रचुरता से पाया जाता है। तो इसके अंदर नाइट्रोजन के पोषण में, प्रोटीन संश्लेषण में ये सहायक होता है। पादपों के अंदर होने वाले ऑक्सीकरण और अपचयन में भी आयरन जो है वो उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन की बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं कोशिकाओं के अंदर, ऊतकों के अंदर, पत्तियों में, फलों में, है ना, तने के अंदर, जड़ों के अंदर, पौधे के प्रत्येक भाग में ऑक्सीकरण अपचयन हो रहा है। तो उन अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने में आयरन जो है वो इसमें सहायक होता है। सोयाबीन में मॉलिब्डेनम को प्रतिस्थापित करता है। तो यानी कि सोयाबीन के अंदर जो उसकी स्ट्रक्चर है, उसके फलों की, उसके बीजों की, उसके अंदर एक मुख्य धातु मॉलिब्डेनम भी उपस्थित होती है। मॉलिब्डेनम को प्रतिस्थापित करने का कार्य जो है वो आयरन करता है, यानी कि मॉलिब्डेनम की जगह आयरन को उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक, कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक, नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो है कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक। कोशिका विभाजन आपको अपने बायो के अंदर पढ़ते हो, समसूत्री विभाजन हुआ ना, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। तो उसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस प्रकार से होते हैं। उस प्रक्रिया के अंदर भी आयरन जो है वो सहायक होता है। फिर इसके बाद में आता है कैटालेज, पेरोक्सीडेज, साइटोक्रोम बी व सी का मुख्य घटक होता है। तो इनकी संरचना की ये बात करता है। कैटालेज, ये सारे एंजाइम हैं, कैटालेज, पेरोक्सीडेज एंजाइम हुआ, या साइटोक्रोम बी और सी, इनकी संरचना में अगर घटक के रूप में देखें तो जो आयरन है वो मुख्य घटक होता है। श्वसन में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। तो ऑक्सीजन वाहक का कार्य का जो कार्य है उसमें आयरन जो है एक मुख्य रोल प्ले करता है। जैसे अगर मनुष्यों की बात करें तो जब मनुष्य जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो उस ऑक्सीजन को ब्लड में, वो ऑक्सीजन ब्लड में घुलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो फिर आगे ब्लड में आगे सर्कुलेट होता है। यहाँ आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आयरन जो है ब्लड में, जैसे पर्णहरित के अंदर, क्लोरोफिल के अंदर के
मैग्नीशियम है ना, ऐसे हीमोग्लोबिन की केंद्रीय धातु आयरन होती है। और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है और फिर वो पूरे शरीर के अंदर जो है वो संचरित होता है। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि आयरन जो है वो ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। और ये सिर्फ पादपों की नहीं, ये हमारे मनुष्यों के शरीर के अंदर या दूसरे जंतु जो हैं उनके शरीर में ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट कार्य है, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में अधिकांश आयरन जो है वो क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। तो पादपों के अंदर जो हरित लवक पाया जाता है, उस हरित लवक के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो मुख्य रूप से उपस्थित होता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज का भी जो पहला कार्य है वो है क्लोरोफिल निर्माण में सहायक, क्रेब्स चक्र में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक है। इसका मतलब ये है क्रेब्स चक्र जो है वो पादपों में पाए जाने वाले श्वसन से संबंधित एक प्रक्रिया है। जैसे पादपों के अंदर दो प्रकार का श्वसन पाया जाता है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन। तो दोनों ही श्वसनों के अंदर बहुत सारे एंजाइम जो है वो उस प्रक्रिया के अंदर उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उन उत्प्रेरकों को सक्रिय करने में मैग्नीज जो है वो लाभदायक है। यानी कि डायरेक्ट क्रेब्स चक्र में मैग्नीज जो है वो एंट्री नहीं है इसकी, लेकिन एंजाइमों के सक्रिय कारक के रूप में मैग्नीज वर्क करता है। तो इसलिए मैग्नीज जो है वो क्रेब्स चक्र में अप्रत्यक्ष रूप से सहायक होता है। ऑक्सीकरण अपचयन आ ही गया है ना, ऑक्सीकरण अपचयन श्वसन की प्रक्रियाएं या जो मेटाबॉलिज्म जो है पादपों का उसमें ऑक्सीकरण अपचयन होता है, उसमें ये सहायक है। गन्ने में शर्करा शुद्धता जो है वो इसकी मात्रा में बढ़ जाती है। क्लोरोप्लास्ट का मुख्य अवयव जो है वो मैग्नीज होता है। यानी कि क्लोरोप्लास्ट की अगर संरचना को देखें तो आपको उसमें मैग्नीज जो है उसकी संरचनात्मक इकाई के रूप में मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये तो है आयरन के और मैग्नीज के कार्य। 2 या 3 एलिमेंट अपने और हैं, उनके कार्य हम और पढ़ लेते हैं। तो देखो बच्चों, 2 एलिमेंट अपने और पढ़ते हैं, एक है मॉलिब्डेनम और दूसरा है क्लोरीन। तो मॉलिब्डेनम जो है ये भी दलहन फसलों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है। दलहन फसलें जो है आपको पता ही है, जो कि दालें जो है वो दलहन फसलें हैं और प्रोटीन की मात्रा जो है सबसे ज्यादा इन्हीं के अंदर पाई जाती है, जैसे कि सोयाबीन। दूसरा इसका जो कार्य है वो है विटामिन सी के संश्लेषण में सहायक। ये वाला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हमने कार्य पढ़े हैं ये विटामिन सी जो है उसके ऊपर ये पहला एलिमेंट हमने पढ़ा अभी तक। तो विटामिन सी के संश्लेषण में ये सहायक है। विटामिन सी के संश्लेषण में अगर मॉलिब्डेनम सहायक है तो अपने से ये भी पूछा जा सकता है कि मॉलिब्डेनम जो है किन पौधों के लिए लाभदायक है। तो आपको ये याद रखना है कि जिन पादपों में, जिन फलों में विटामिन सी पाया जाता है उनके लिए मॉलिब्डेनम सर्वाधिक जरूरी है, ठीक। तो जैसे अगर अपन नींबू कुल की बात करें, नींबू हो गया, संतरा हो गया, है ना, किन्नू हो गया, और इसके अलावा और जो जिनके अंदर विटामिन सी पाया जाता है, जैसे हरी मिर्च है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है उसके अंदर उसके संश्लेषण में ये सहायक होता है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम का दूसरा कार्य ये है कि ये फास्फोरस उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। तो फास्फोरस की उपापचय क्रिया का जो कार्य है ये भी पहली बार ही आया है इसके अंदर। तो मॉलिब्डेनम जो है वो एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व है जो कि फास्फोरस उपापचय की क्रिया को भी प्रभावित करता है। पादपों के अंदर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण जो है वो भी मॉलिब्डेनम के द्वारा उसमें ये सहायक है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने हुए यौगिक हैं और मॉलिब्डेनम इनके निर्माण को प्रेरित करता है। फिर उसके बाद में नाइट्रोजन और अमोनिया के अवकरण में सहायक, यानी कि नाइट्रोजन की और अमोनिया की मात्रा अगर किसी पादप में बढ़ जाती है तो उस पादप के अंदर नाइट्रोजन और अमोनिया की मात्रा के नियंत्रण में जो है मॉलिब्डेनम सहायक होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का मुख्य भाग होता है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो है, रिडक्टेज एंजाइम का मतलब रिडक्शन है ना,
यानी कि नाइट्रेट का उसको रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है या उसको रिड्यूस कर देता है, उसके अंदर ये एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं और उन एंजाइम का मुख्य भाग जो है वो कौन होता है, मॉलिब्डेनम होता है। क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन जो है एंजाइम क्रिया का उत्प्रेरण करती है। क्लोरीन बेसिकली एक ऐसी गैस है जो कि ऑक्सीकारक है, ठीक है। पानी के अंदर अगर क्लोरीन को मिक्स किया जाए एक नियंत्रित मात्रा में, तो ये पानी का ऑक्सीकरण कर देती है और पानी में से अशुद्धियां दूर कर देती है ना। पानी को साफ करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन जो है वो एंजाइमिक क्रिया को उत्प्रेरण करती है। हरे पीले रंग की गैस होती है जिससे कि दम घुटता है। इसके अलावा क्लोरीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट क्रिया को प्रभावित करती है। रसोकर्षण दाब जो है वो इससे बढ़ता है क्लोरीन से, ठीक। रसोकर्षण दाब क्या होता है, आपने देखा होगा कि बहुत ऊंचाई के जो पादप हैं उनके अंदर जब पानी जड़ों से तने की ओर और तने से फिर ऊपर पत्तियों में जब जाता है, तो उस पानी में क्या होता है कि एक सिद्धांत काम करता है जिसको हम केशिका नली सिद्धांत कहते हैं। बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हो। तो केशिका नली में क्या होता है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका में वो जो जल है वो उसको चूसा जाता है, उसको खींचा जाता है, और वो वहां पे एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको रसोकर्षण दाब कहा जाता है। तो उसको क्लोरीन जो है वो बढ़ा देती है, जिससे कि पादप के ऊंचाई वाले अंगों में, जैसे कि कोई 100 फीट का पादप है और उसकी सबसे ऊपर वाली जो पत्ती होगी उसके अंदर कौन ज्यादा योगदान देगा, क्लोरीन देगा, ठीक है। यानी कि वहां तक पानी पहुंचाने में क्लोरीन का योगदान होता है। पर्णहरित की रचना में ये सहायक होता है क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर, और पत्तियों की पानी रोकने की क्षमता जो है वो क्लोरीन की उपस्थिति से बढ़ जाती है, ठीक है। पानी रोकने की जो क्षमता है वो क्लोरीन की उपस्थिति से बढ़ जाती है। अगर पत्तियां ज्यादा देर तक पानी रोक पाएंगी तो इसका सीधा असर वाष्पोत्सर्जन पे पड़ेगा। यानी कि पानी अगर ज्यादा समय तक रुक रहा है तो वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो पौधे के अंदर पानी की कमी जो है वो नहीं आएगी, पानी पर्याप्त मात्रा के अंदर उसके अंदर बना रहेगा। पर्याप्त मात्रा में पानी होगा तो पौधे की जितनी भी क्रियाएं हैं, जो जैविक क्रियाएं हैं, बायोकेमिकल, जिनको जैव रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, वो सारी क्रियाएं जो है वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो पानी रोकने की क्षमता जो है वो भी क्लोरीन के द्वारा बढ़ जाती है, ठीक है भाई। अब अपना एक एलिमेंट और है, उसको अपने और पढ़ लेते हैं, और वो हमारा एलिमेंट है कोबाल्ट। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट अपना एलिमेंट जो है वो है कोबाल्ट, और फॉर्मूला CO होता है। कोबाल्ट के अगर कार्यों की मैं बात करूं तो इसमें पहला कार्य इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है, यानी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में सहायक होता है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट जो कार्य है इसका वो आपको याद रखना है कि ये जो है कोबाल्ट विटामिन B12 का मुख्य घटक होता है, ठीक। विटामिन B12 जो है उसके अगर हम वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन, ठीक। साइनोकोबालेमिन में ये देखो, ये कोबाल्ट की वजह से इसके अंदर नाम होता है साइनोकोबालेमिन। यानी कि जैसे हमने मैं एग्जांपल आपको बताता हूं जो अपने को याद होने चाहिए। एक तो हमने एग्जांपल याद रखना है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन जो है इसकी जो केंद्रीय धातु है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त लाल होता है, तो इसकी जो केंद्रीय धातु है वो है आयरन, Fe, ठीक। दूसरा जो है क्लोरोफिल, जिसको पर्णहरित अम्ल बोलते हैं, क्लोरोफिल की जो केंद्रीय धातु वो हम इतने दिनों से पढ़ ही रहे हैं, मैग्नीशियम होती है, उसके केंद्र में मैग्नीशियम होता है। और ऐसे ही
विटामिन B12 की अगर बात करें या फिर साइनोकोबालेमिन की बात करें तो उसकी केंद्रीय धातु कोबाल्ट होती है। 3 एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ये कभी केमिस्ट्री के अंदर जो 12th साइंस की केमिस्ट्री है उसमें नॉर्मल लेसन है उपसहसयोजक यौगिक, उनके ये मुख्य उदाहरण है। तो कभी आप जैसे जेट का पेपर देते हो एग्रीकल्चर वाले तो उसमें ये आपसे पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन ऐसे साइनोकोबाल अगर विटामिन B12 की पूछता है तो वो इसमें पूछेगा कि इसकी केंद्रीय धातु कौन सी है या फिर इसमें कौन सी धातु उपस्थित है। तो आपको याद रखना है साइनोकोबालेमिन या विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित, ये याद रखना। ठीक है, तो विटामिन B12 का ये मुख्य घटक होता है। समझ में आ गई सबको बात? चलिए फिर उसके बाद में वाष्पोत्सर्जन में प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है कोबाल्ट की वजह से। तो यहाँ एक चीज तो ठीक है कि प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि होती है, उससे तो क्या होगा पौधे का जो है पोषण ही बढ़ेगा, भोजन की मात्रा बढ़ेगी और पोषण बढ़ेगा। लेकिन वाष्पोत्सर्जन जो है ये बढ़ जाना पौधे के लिए नुकसानदायक होता है। वाष्पोत्सर्जन जो है उसको पौधे की आवश्यक बुराई कहा जाता है, यानी कि है तो ये बुराई लेकिन ये होनी जरूरी है पादपों के अंदर। अगर ऐसा ना हो, है ना, ऐसा अगर ना हो तो पादप जो है वो भोजन नहीं बना पाएंगे और दूसरा पादपों के अंदर जल की मात्रा बढ़ती जाएगी तो कठोरता का जो गुण है पादपों के अंदर वो आएगा ही नहीं कभी। तो इसलिए है तो ये बुराई इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जल की मात्रा जो है लगातार भूमि में से खत्म होती जाती है और फिर वो वातावरण में वाष्प के रूप में चला जाता है। तो है तो बुराई लेकिन है जरूरी। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन जो है होना भी जरूरी है, इसलिए अगर वाष्पोत्सर्जन कम हो रहा है तो वो भी पौधे के लिए नुकसानदायक है, तो उसको बढ़ाने में कोबाल्ट अपना मुख्य योगदान देता है। आर्जिनेज, लेसिथिनेज, ऑक्सैलोएसिटिक, डी कार्बोक्सिलेज तथा मैलिक एंजाइम जो है उसकी सक्रियता जो है वो कोबाल्ट की उपस्थिति में बढ़ जाती है। ठीक है भाई, तो कोबाल्ट की उपस्थिति या कोबाल्ट के जो कार्य हैं वो हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। ये जो B12 और कोबाल्ट का जो है ना साइनोकोबालेमिन वाला ये जरूर याद रखना। अगर आप विटामिन कभी भी पढ़ोगे तो विटामिन में B12 पे ये क्वेश्चन आता ही आता है कि कोबाल्ट पूछा जाएगा आपसे कि केंद्रीय धातु कौन सी है। तो ये भैया आज के हमारे जो एलिमेंट थे वो पढ़ लिए हमने, इनके कार्य पढ़ लिए हैं। अब देखिए अगर इनकी कमी हो जाए, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको कमी के बारे में बताया था कि कमी हो जाए तो फिर कमी जो है वो किस प्रकार, दो प्रकार से कमी होती है एलिमेंट्स की। एक कमी तो ऐसी होती है कि लक्षण जो है, कमी के जो लक्षण है वो नजर नहीं आते। कमी तो है पादप के अंदर पोषक तत्व की और उस कमी से वो जो पादप है वो कमजोर भी हो रहा है, उसके अंदर उसकी क्रियाशीलता में कमी भी आ रही है, लेकिन जो बाहरी लक्षण नजर आने चाहिए तो वो नजर नहीं आते। इस प्रकार की जो कमी है उसको अदृश्य भूख कहा जाता है। यानी कि भूख तो लगी है पादप को लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही है, उसको हम अदृश्य भूख कहते हैं। दूसरी कमी जो है वो दृश्य निदान हो सकती है। इसके अंदर क्या होता है कि पादप के अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो वो कमी स्पष्ट तौर पे नजर आती है। ठीक, जो कमियां नजर आती हैं फिर उनको क्या कर दिया जाता है, पूरा भी कर दिया जाता है और उन कमियों को पूरा करने के जो भी प्रयास होते हैं वो आपको पता ही है कि उर्वरक की मात्रा मिला दी जाती है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, है ना, और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे कि उन कमियों को पूरा कर दिया जाता है। खाद मिला दी जाती है उसके अंदर या फिर भूमि का उपचार कर दिया जाता है जिससे, है ना, तो ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। पौधों को देखकर पोषक तत्वों की कमी का पता जो है वो दो तरीके से लगाते हैं कि एक तो पोषक तत्व जिनकी कमी के लक्षण
पहले पौधे के नीचे की पत्तियों और पुरानी पत्तियों पर दिखाई देते। तो एक तो ये लक्षण हो गए, और दूसरे लक्षण है कि पौधे की कमी के लक्षण जो पौधे की सबसे ऊपर की पत्तियां होती हैं और नई पत्तियां होती हैं उनके ऊपर दिखाई देते हैं। तो दो प्रकार से लक्षणों को पहचाना जाता है। कमियां पादप के अंदर कौन से तत्व की कौन सी कमी है वो मैं कल के वीडियो में आपको बता चुका हूं, है ना। जैसे कि हमने अभी कोबाल्ट की बात करी, तो कोबाल्ट में क्या है कि कोबाल्ट की अगर कमी होगी तो विटामिन B12 में क्या हो जाएगा, कोबाल्ट नहीं मिलेगा उसको, तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी। जिस भी पादप में विटामिन B12 पाया जाता है उसके अंदर विटामिन B12 जो है वो बनना बंद हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो कार्य हैं उन कार्यों से ही आप कमियां जो है वो पहचान सकते हो, पौधे में किसी तत्व की कमी के लक्षण आप पहचान सकते हो। ठीक है भाई, तो आज अपने इतना पढ़ेंगे, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।